हेलो स्टूडेंट्स, आपकी एचपीटीजीटी की काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही होगी। मैं आज आपको केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बोहर मॉडल और कुछ मॉडल्स के बारे में बताऊंगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज तक जिनको अच्छे से नहीं पता चला है, मुझे पता है आप इस वीडियो को एंड तक देखें, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएंगी और आपको पसंद भी आएंगी। और अगर पसंद आती हैं और आपको अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ मेरे साथ एंड तक जुड़े और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बताऊंगी जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट एटॉमिक मॉडल किसने दिया था? अगर हम फर्स्ट एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करते हैं तो वो हमें जे थॉमसन जी ने दिया था। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था थॉमसन मॉडल। ये फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था जिसमें एटम के बारे में हमें थॉमसन जी ने बताया था। उन्होंने अपने मॉडल में क्या बताया था कि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। ये सबको ही पता था एटम न्यूट्रल होता है। उन्होंने बोला एटम जो है वो ऐसे स्फेयर होता है और पूरा स्फेयर ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच में ऐसे इम्बिडेड है। तो पूरे मॉडल में अगर मैं बात करूं, ने बोला एटम जो है, जो आपको व्हाइट पार्ट दिख रहा है अंदर एटम का, ये सारा पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव स्फेयर है। और बीच में जो है वो इलेक्ट्रॉन इम्बिडेड है। मेन देखने में कैसा लगता है, जैसे हम इसको प्लम प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। तो जैसे वाटरमेलन को जब हम हाफ कट करते हैं ना, तो आपने देखा अंदर का पार्ट पूरा रेड होता है। तो उन्होंने बोला था वो जो रेड वाला, ये पूरा जो मैं आपको यहाँ पे व्हाइट दिखा रही हूँ, वो सारा रेड वाला पार्ट जो हुआ वो पॉजिटिवली पार्ट हुआ। और उसमें जो सीड होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो है उसके बीच में एम्बेडेड। तो सेम ऐसे मॉडल दिया था और बोला था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं, इसलिए ये एटॉमिक जो एटम है, जो उन्होंने मॉडल बताया था, ये न्यूट्रल होता है। बट इसी मॉडल को अगर मैं बात करूं, मेन तो मैंने आपको क्या बताया, ये वाला जो पार्ट है दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, पॉजिटिवली चार्ज, और ये है इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है ये और ये इलेक्ट्रॉन इमिटेड है, ठीक है। बट इसको फर्दर रदरफोर्ड जी ने टोटली इसके बारे में बताया और ये वाला मॉडल आगे नहीं चल पाया था। रदरफोर्ड जी ने अपना नेक्स्ट मॉडल दिया, रदरफोर्ड जी ने, जिससे ये प्रूव हो गया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। बिकॉज रदरफोर्ड ने एक तो पहली बात, रदरफोर्ड ने क्या बताया था अपने मॉडल में, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। और नेक्स्ट जो मॉडल था दैट इज रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड जी ने अपने मॉडल में अल्फा पार्टिकल्स का यूज करा था, ठीक है। तो पहले तो व्हाट इज अल्फा, अल्फा न्यूक्लियस जो होते हैं उसका यूज करा था। तो अल्फा न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ? अल्फा न्यूक्लियस होता है हीलियम 2 पॉजिटिव, इसका यूज किया था उन्होंने अपने मॉडल में। जो हीलियम का न्यूक्लियस है उसका यूज किया था। तो ये उन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल जो 2 पॉजिटिव जिसके ऊपर चार्ज होगा, ठीक है। तो इसका उन्होंने अपने मॉडल में एक थिन फॉयल गोल्ड की ली थी और उसके ऊपर इन अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की थी, हीलियम 2 पॉजिटिव जो उसका न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल का, उसकी बम्बार्डमेंट की थी। और कुछ उन्होंने अपने मॉडल में कंक्लूजन निकाले थे और उनके कंक्लूजन से ये पता चला था कि एटम जो होता है उसमें कोई चीज होती है जो हैवी होती है और वो जो सेंटर में होती है और वो पॉजिटिव होती है। तो उन्होंने बोला कि थॉमसन मॉडल तो गलत है, क्योंकि थॉमसन ने अपने मॉडल में बोला था पूरा स्फेयर ही पॉजिटिव होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में ये प्रूव कर दिया था कि जो आपका न्यूक्लियस होता है वो अंदर से पॉजिटिव, हैवी पॉजिटिव चार्ज, इसमें हैवी पॉजिटिव पार्ट होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके साइड में सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। बस इतना रदरफोर्ड ने बताया था। और उन्होंने बोला था जितने इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो रदरफोर्ड जी ने किसकी डिस्कवरी की थी? इसमें अगर मैं बात करूं, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने करी थी? रदरफोर्ड जी ने करी थी। तो आपको ये पता होना चाहिए न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड जी ने की थी। और उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने साइज ऑफ एटम के बारे में बताया था कितना होता है और साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताया था। तो आपको मैं ये बता दूं, उन्होंने ये बोला था साइज ऑफ एटम जो है
ये आपको लर्न करना है, 10⁻⁻10 मीटर। और जो न्यूक्लियस का साइज है दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। तो आपने ये 3 चीजें याद रखनी है, ठीक है। ये साइज है, इसको अपना नोट कर लो कॉपी में कि साइज ऑफ एटम जो है दैट इज 10⁻⁻10 मीटर एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर। तो एक तरह से कंपैरिजन किया जाए तो बुक्स में भी लिखा होता है, एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ोगे तो, कि अगर आपका ये बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हो कि एक जैसे क्रिकेट की छोटी सी बॉल है, वो न्यूक्लियस की तरह बिहेव कर रही है, और ये जो रेडियस है, जो एटम का साइज है, वो अप्रोक्सीमेटली अगर रेडियस लिया जाए तो उन्होंने 5 किलोमीटर बोला है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्रिकेट की बॉल अगर आप एक सेंटर लेके चल रहे हो तो वहां से 5 किलोमीटर कितना हुआ, इतना बड़ा एटम होता है। तो न्यूक्लियस एक बड़ा छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन वो हैवी होता है और बिल्कुल सेंटर में होता है एटम के। ये रदरफोर्ड जी ने बोला था। बाद में इसके भी काफी ड्रॉबैक्स आई थी जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो और भी मॉडल आए थे। तो इसके बाद अब मैं आपको डिस्कस करूंगी कि बोहर मॉडल क्या होता है। बोहर मॉडल ने काफी कुछ बता दिया था। उन्होंने कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या होगा, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बोहर मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल में बोहर जी ने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था कि जो भी एटम है उसके सेंटर में एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर। मतलब अगर मैं बात करूं तो इतना तो हमें पता चल ही चुका है कि जो भी एटम है उसके सेंटर में हैवी पॉजिटिवली न्यूक्लियस पार्ट जो है दैट इज न्यूक्लियस, वो एटम के सेंटर में होता है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट अगर मैं बात करूं जो बातें बोहर्स ने अपने पोस्टुलेट्स में अगर बोला है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोला था जो इलेक्ट्रॉन है दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट? ऑर्बिट का मतलब है एक पाथ है, इसी पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, और ये पाथ जो है अगर मैं बात करूं कुछ इसके एनर्जी लेवल या कुछ सर्टेन पर्टिकुलर जो पाथ बोल रहे हैं इसको बोलते हैं हम एनर्जी लेवल। जैसे ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल, दिस इज द सेकंड एनर्जी लेवल। तो उन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट व्हिच इज नोन एज एनर्जी लेवल्स। तो ये आपके क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज एनर्जी लेवल, ये सब एनर्जी लेवल है। और जिनको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3। मतलब अगर न्यूक्लियस ये फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, दिस इज सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल। इसी को फर्दर दे आर रिप्रेजेंटेड बाय और डेजिग्नेटेड एज k। फर्स्ट शेल को k बोलते हैं, इसको l, इसको m और इसको n बोलते हैं। k l m में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो दो चीजें बता दी कि एटम में सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, दे आर नोन एज एनर्जी लेवल, एनर्जी शेल। और जो न्यूक्लियस से फर्स्ट होगा शेल दैट इज 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो इसी ऑर्बिट में घूम रहा है, और एक अगर फर्स्ट ऑर्बिट में बोल रही हूँ इसकी फिक्स एक रेडियस है, उसी में घूम रहा है। इन दोनों के बीच में नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, ये जो मैं फिंगर लगा रही हूँ ना यहाँ पे नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, या इसी ऑर्बिट में एक फिक्स्ड रेडियस में घूम रहा है। ये बोहर जी ने बोला था। उसके बाद इन्होंने बोला था कि जब भी हम अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, उसको अगर प्रॉपर रेडिएशन मिली तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां भी जा सकता है, ठीक है। जब भी वो ऊपर वाले लेवल में जाएगा तो हमेशा एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी की बात होगी। तो देयर इज अ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और एमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन will occur when electron jumps from one level to another। अगर ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो वो क्या करेगा, रिलीज करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ऊपर को जाने के लिए नेचुरली उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो दैट वो एब्जॉर्प्शन होगी, नीचे को आएगा तो एमिशन ऑफ एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहे हैं, जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, अगर मैं जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ये जो जंप कर रहा है
from one energy level to another is known as transition, transition of the electron. इसको हम ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. और इसी ट्रांजिशन को अगर मैं बात करूं तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज ट्रांजिशन. ट्रांजिशन 2 टाइप्स की होती है. अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसको आप बोलते हो एक्साइटेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो डी एक्साइटेशन. तो या तो एक्साइटेशन होगी या डी एक्साइटेशन होगी, जिसको हम ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. नेक्स्ट बात क्या बोल रही थी उसकी बात करते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, बेटा आपको पता है उसका मास भी होता है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी भी होती है ना. ये हमें पता है, मैंने आपको मास की वैल्यू भी लिखाई है, और कुछ ना कुछ वेलोसिटी से रिवॉल्व भी कर रहा है. तो किसी भी चीज में अगर मास भी है वेलोसिटी भी है तो इट मीन्स उसमें क्या है, मोमेंटम है. व्हाट इज मोमेंटम. मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो अब आगे मैं इसकी बात करूंगी जो बोहर जी ने बात करी थी. नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जैसे इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है और वेलोसिटी भी होती है ना, तो इसका मतलब मोमेंटम होता है उसमें. बट इस वाले केस में लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट. व्हाट इज लीनियर मोमेंटम. नॉर्मल जो आपका लीनियर मोमेंटम की बात करती हूं मैं, दैट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है. बट इलेक्ट्रॉन में खास क्या है, ये एक सर्कुलर एक फिक्स्ड पाथ में घूम रहा है, उसका फिक्स्ड रेडियस है. मतलब अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, कहीं पे भी रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका एक फिक्स्ड रेडियस भी है. इसी रेडियस के अराउंड इसकी वेलोसिटी होगी और इसका मास भी होगा और साथ में एक फिक्स्ड रेडियस भी होगा, ठीक है, पूरे एटम में. तो उसके लिए हम जो बात करते हैं दैट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम. तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम. और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगी, मैंने आपको पहले बोला मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, है ना. और क्योंकि ये एक फिक्स रेडियस में घूम रहा है तो साथ में एंगुलर एक फिक्स रेडियस है, तो साथ में आप रेडियस के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है एमवीआर. अब ये देखा गया है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हर शेल के लिए उसकी वैल्यू फिक्स आती है, ठीक है. और वो वैल्यू किसके बराबर आती है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई. इस पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर आती है. व्हाट इज n. n इज दी होल नंबर 1 2 3, कोई भी वैल्यू हो सकती है. जब आपका शेल फर्स्ट होगा तो n की वैल्यू 1, जब सेकंड होगा तो 2, जब थर्ड होगा तो 3, ठीक है. तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है 1 2 3 फर्स्ट शेल के लिए 1h अपॉन 2 पाई, सेकेंड शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन की होगी दैट इज 2h अपॉन 2 पाई. कभी भी ये वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगी. आप बोलोगे 1.5 और कुछ ऐसा, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होती, ठीक है. तो इसीलिए हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम जो होती है दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होल नंबर, जो आपका आता है NH अपॉन 2 पाई. एंड व्हाट इज दिस h. इस h को हम क्या बोलते हैं, दिस h इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, जो मैंने आपको पिछली लेक्चर में भी बताया था, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. तो इसके बेस में आप एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकाल सकते हो. ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. अब हर उसके लिए आपकी वैल्यू फिक्स है ना. जब आपकी वैल्यू फिक्स होगी, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1h अपॉन 2 पाई, सेकेंड ऑर्बिट के लिए आपकी एनर्जी शेल के लिए आपकी वैल्यू होगी 2h अपॉन 2 पाई, तो ये फिक्स है, वैल्यू चेंज नहीं होगी. इसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड. जब भी कोई चीज फिक्स हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की जो आपकी वैल्यू आती है इसमें इलेक्ट्रॉन की दैट इज क्वांटाइज्ड. तो ये वैल्यू दी थी. नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, बोहर जी ने बोला कि जो ये मेरा मॉडल है ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है. जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा उन्हीं के लिए हम ये बात कर सकते हैं. जिस मॉडल की मैं बात कर रहा हूं, दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन और वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. अब वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में क्या क्या आता है, एक तो हाइड्रोजन आएगा, दूसरा आपका आएगा हीलियम पॉजिटिव. हीलियम के अगला आता है लिथियम, इसका 3 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 2 पॉजिटिव एंड बेरिलियम.
ये आपके 3 एलिमेंट हैं, ऐसे एक एक करके मैं इलेक्ट्रॉन निकाली, 3 आपके 1 2 3 4 हाइड्रोजन को छोड़ के ये 3 एलिमेंट भी हैं जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अंडर आते हैं, जिनका हम उस इलेक्ट्रॉन का हम रेडियस भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो ये एक चीज आपने याद रखनी है कि बोहर मॉडल जो था, उन्होंने जो मॉडल दिया था, दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो अब आगे करते हैं। हम नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया सिंगल स्पीशीज के लिए ही होता है, तो रेडियस का फॉर्मूला आपको लर्न करना है। क्या रेडियस का फॉर्मूला दिया था बोहर ने? अगर मैं बात करती हूँ तो कभी भी आपको अगर रेडियस फाइंड आउट करना, रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट, n का मीनिंग क्या है यहाँ पे है, कौन से शेल में है। तो अगर आपको रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट निकालना है, जिसको मैं rn से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस? दैट इज 0.529 into 10 raised to power -10 n square upon z मीटर। आपको मेन तो ये वैल्यू n square upon z होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इस वैल्यू से आपको चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसको शॉर्ट में लिखने के लिए 5 to 9 को अप्रोक्सीमेशन में आप ऐसे भी कर सकते हो सॉल्व, 5.32 को, क्योंकि अगला नंबर 9 है, 3, ठीक है, 10 raised to power -10 n square upon z मीटर। अब मेरे को पता है 1 ऑनस्ट्रॉम, इसको शॉर्ट करना है थोड़ा, ऑनस्ट्रॉम की टर्म में लिखना है, तो दैट इज 10 raised to power -10। तो अगर आपने ऑनस्ट्रॉम की टर्म में लिखना है, मेरे को पता है, मैंने आपको क्या बोला, 1 ऑनस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 raised to power -10 मीटर, ये होता है। तो इसकी जगह पे आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.53, और ये नंबर जो है इसको आप ऑनस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दो, दिस इज n स्क्वायर अपॉन z, सो दिस इज Rn। अब आपको जो भी न्यूमेरिकल आए, व्हाट इज दिस n, ये n क्या है, व्हाट इज दिस n, n इज द शेल नंबर, एनर्जी शेल, एंड व्हाट इज z, z इज द एटॉमिक नंबर। अब सपोज करो कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रही हूं रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इन हीलियम पॉजिटिव एटम, इसका रेडियस कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इन हीलियम एटम। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मुझे ये बताना है, दैट उसको मैं R2 से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, R, इसका रेडियस बताना है, क्या आएगा 0.53, वैल्यू तो n स्क्वायर अपॉन z है, n का मतलब क्या है, शेल नंबर, कौन सा शेल बोला है, सेकेंड ऑर्बिट का मतलब सेकेंड शेल, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, है ना। और हीलियम की z की वैल्यू कितनी है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो आपकी वैल्यू क्या है, सेकेंड बोल रहा है इसने R2, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला था n स्क्वायर अपॉन z, 0.53, n की वैल्यू कितनी है, दिस इज 2, तो आपका 2 स्क्वायर अपॉन 2, 2 एक कट गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द आंसर। तो आपका आंसर कितना आया, दैट इज 601। सो दिस इज द रेडियस इन ऑनस्ट्रॉम। ये जो मैं रेडियस की बात कर रही हूँ, ये किस में आ रहा है आपका, दैट इज इन ऑनस्ट्रॉम। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज द आंसर। अगर आपको थर्ड ऑर्बिट बोलना होगा तो n में 3 की वैल्यू पुट कर देना, लिथियम के लिए बोलना होगा तो z की वैल्यू आप लिथियम के लिए 3 डाल देना, बस आपको n और z पे फोकस करना होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में इसका आपको वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बात करती हूँ। सो इस फॉर्मूले को आप यहीं पे इसको लर्न कर लो, 0.53 n स्क्वायर अपॉन z ऑंगस्ट्रॉम। जैसे हमने रेडियस निकाला वैसे ही हम वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन की निकाल सकते हैं, किस ऑर्बिट में वो प्रेजेंट है। अब ये जरूरी नहीं है ना बेटा कि आपका अगर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही हो, उसको एनर्जी मिलेगी तो वो जंप करके किसी और ऑर्बिट में भी चला जा सकता है। तो आपको अगर रेडियस फाइंड आउट करना होगा कि ये सेकंड लेवल या थर्ड लेवल में है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूं, और किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है वो कैसे फाइंड आउट करूं। तो इसका जो फॉर्मूला है, जो बोहर ने आपको पूरा उसका एक्सप्रेशन बताया है कैसे होता है, आपको तो जस्ट उसका रिलेशन याद करना है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करनी है आपने,
velocity of an electron in nth orbit, that is represented by v, n बोल रही तो चलो मैं vn से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, and this is equal to, ये मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगी, vn जो वेलोसिटी आती है that is 2.18 into 10 raised to power 6. अब इस वाले केस में z अपॉन n आता है मीटर पर स्क्वायर. अब यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछला वाला जो आपने केस देखा वहां पे आपका था n स्क्वायर बाय z. आप ये देखो कि n स्क्वायर बाय z था, इस केस में z अपॉन n है. तो इसको लर्न करने का कि मैं भूल ना जाऊं, है ना, तो आप याद रखो v से व ज न, वजन मतलब z वाला, z ऊपर है, ठीक है. तो अगर मैं बात करूं, दिस इज द रिलेशन कि आपको वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, ये आपको वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी. इसी तरह से जिस शेल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी एनर्जी कितनी है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो टोटल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की, अगर मैं बात करूं, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. और जब इनको पूरा इनके सब्स्टिट्यूट की जाती है वैल्यू, तो जो रिलेशन निकलते हैं और वैल्यू निकलती है एनर्जी की किसी भी शेल में, अगर मैं बात करूं तो एनर्जी की अगर आपने वैल्यू निकालनी है nth ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है तो सेम यही वाला नंबर आता है 2.18, लेकिन एनर्जी रिलीज होती है माइनस में आती है इसकी, इंटू 10 रेज टू पावर 18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम. इसमें आपको 3 वैल्यूज मिलेंगी. अगर मैं बात करूं फर्स्ट वैल्यू जूल पर एटम में बता रही हूँ, -2.18 इंटू 10 रेज टू पावर -18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, वो था z अपॉन n, दिस इज z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम. सेकेंड इसकी वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर मैं बात करूं दैट इज -13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, एंड दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. और एक आती है -1312 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल. तो ये 3 वैल्यूज हैं एनर्जी की जो आपको पता होनी चाहिए. और इन तीनों वैल्यू में मोस्टली पर एटम की बात करते हैं तो फर्स्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फर्स्ट और सेकंड ज्यादातर यूज की जाती हैं. तो ये वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए, तो इसको लिख के आप नोट कर लेना. अगर आपको ये लर्न होंगी तभी आप वेलोसिटी, एनर्जी, इन सब की वैल्यू निकाल सकते हो. तो आप इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो, नोट कर लो और इसको लर्न करो. आज करना, ये लर्न आपको होना चाहिए. अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे फाइंड आउट करनी होती है चीजें. तो आप प्लीज इसको नोट कर लो और ये वैल्यू साथ ही लर्न भी कर लो. अब मेरे पास ये एक न्यूमेरिकल लिखा है मैंने, आप इसको प्लीज नोट करो और अपने आप सॉल्व करो, और जो भी आता है उसके बाद आप चेक कर सकते हो. तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट रेडियस इन ऑनस्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा है इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस एटम. अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो रेडियस की बात करते हैं. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस. अगर मैं बात करूं रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.53. आपने क्या करा था 0.53, एंड इन दैट केस n स्क्वायर अपॉन z ऑनस्ट्रॉन. सो दिस इज द रिलेशन इन केस ऑफ रेडियस. तो अगर मैं बात करती हूँ, पहले तो आप n और z की वैल्यू की बात करेंगे. तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ हीलियम की z एटॉमिक नंबर जो होता है वो 2 होता है, और दिस इज द थर्ड ऑर्बिट. तो अगर मैं बात करूँ n इज इक्वल टू 3, ये दो चीजें हैं, z इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पे आपका क्या आया 5 3, n की वैल्यू कितनी है आपकी 3 स्क्वायर, z की वैल्यू कितनी आई 2. अब इसका आंसर निकाल लो 0.2 एंड दिस इज 6.5. ठीक है. सो इसको आप 9 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो. सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली, इसकी वैल्यू लिख लो जो भी आपकी वैल्यू आती है, एंड दिस इज 583.2. आपकी रेडियस की वैल्यू जो निकलेगी दैट इज 2.385. अब बात करते हैं वेलोसिटी. सो व्हाट इज द रिलेशन इन केस ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का रिलेशन मैंने आपको बताया था 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर 6 वर्जन z अपॉन n मीटर पर सेकेंड. तो 2.18 10 रेज टू पावर 6, और इसमें z की वैल्यू इज 2 एंड दिस इज 3. कैंसल आउट करो इसको, एंड दिस इज 0.7
0.726. So this is 0.7, and this is approximately, this is 6, 2, 4, 5, 14, ठीक है, इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड. So this is 1.452 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड. ठीक है. नेक्स्ट अगर मेरे को एनर्जी की वैल्यू निकालनी है तो एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख लूँ. किस में बनाना है एनर्जी में फॉर्मूला? तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एनर्जी की क्या वैल्यू होती है? एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू सेकेंड थी आपकी, तो दैट इज -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये थी. तो इसमें -13.6 Z की वैल्यू 2² अपॉन 9², 2² अपॉन 3², 3² अपॉन 3². तो इसको आप सॉल्व कर लो. दिस इज -13.6 इंटू 4 अपॉन 9. 9 से इसको कैंसिल आउट कर दो, एंड दिस इज इक्वल टू 1. अप्रोक्सीमेटली 1.5, ठीक है, 1.51 ये आएगी, और इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो. सो आंसर इज 4.246. सो आंसर इज -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. सो दिस इज एनर्जी. तो ये 3 आपके रिलेशन निकले हैं, आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा. तो जरा अपनी वैल्यू को इसमें चेक कर लो. यही वैल्यूज आपकी आई हैं. इस वाली केस में भी ये एनर्जी की वैल्यू होगी, ये वेलोसिटी की वैल्यू होगी. तो ये तीनों वैल्यू अपनी चेक कर लो. तो आज मैंने आपको किसके बारे में बताया? मैंने आपको रेडियस के बारे में बताया, वेलोसिटी के बारे में बताया, एनर्जी के बारे में बताया. तो आई होप आपको पता चल गया होगा इन चीज़ों को हमने कैसे सॉल्व करना है. तो बेटा बस आपने फॉर्मूले याद करने हैं. आज का लेक्चर थोड़ा सा बच्चों को लगता है कौन लर्न करे, थोड़ा सा ऐसे बोर से उठते बच्चे, लेकिन बेटा फॉर्मूले तो लर्न करने ही पड़ेंगे आपको. किसी भी कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस निकालना ही पड़ेगा. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पता चल गई होंगी. आप इसको अच्छे से रिवाइज करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन चीज़ों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें. ऑल द बेस्ट.